वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RW के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ जो टॉपिक रहे हैं दैट इज़ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की आज दूसरी क्लास है ये, तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेटवर्किंग को। और नेटवर्किंग में हम लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन मोड्स कौन कौन से होते हैं और टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है ये पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल रहेगा आज का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और OSI का पहला फुल फॉर्म बताते ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो पिछली बार ASI के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास का ये टॉपिक। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी आपको, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार मुझे लॉजिक गेट 3 वाला ना मुझे डेट बता दो प्लीज़। मुझे याद है ये वाला भी लॉजिक गेट 3 वाला, लेकिन मुझे डेट नहीं पता कि कौन सी है। एक बार मुझे वो बता दो तो मैं इस पर देख लेती हूँ, डेट की वजह से वो रुका हुआ था। ठीक है, चलिए सुनिए अब OSI मॉडल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी नेटवर्किंग अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो नेटवर्किंग टॉपिक है उसमें हम ये सीख रहे हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे जा रहा है। हम पूरे यही बात करते जा रहे हैं, है ना, कि भाई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाता है, कैसे फाइल की ट्रांसफर होती है। पूरी नेटवर्किंग में हम यही पढ़ते हैं, पूरी नेटवर्किंग इसीलिए बनी है। तो हम लोग पूरी नेटवर्किंग में दो मॉडल्स को पढ़ते हैं, यानी दो मॉडल्स पर बेस है नेटवर्किंग नाम का कॉन्सेप्ट। एक OSI मॉडल है और एक TCP/IP मॉडल है। इन दोनों पर बेस है नेटवर्किंग। अब बात ये आती है कि OSI मॉडल क्या है, TCP/IP मॉडल क्या है, कैसे ये दोनों बातें अलग हैं। दोनों बातें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से, ये चीजें क्यों आई। ओके, अब ये क्यों आई, ठीक है, ओके फाइन। 6 डेट की, 6 फरवरी की ना, मैं देख लेती हूँ। 6, मुझे ना डेट नहीं पता था, मुझे ये बात तो याद थी, इसलिए कोई बात नहीं। 6 फरवरी वाली मैं एक बार बात कर लूंगी। ओके, मुझे पता था कि थर्ड वाली लॉजिक गेट्स की तुम लोग कह रहे थे कि मैम है नहीं PDF, लेकिन मुझे डेट पता नहीं थी। मैंने कहा एक बार पूछूंगी बच्चों से क्या डेट है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब PDF को छोड़ दो और ये बात मेरी सुन लो आगे, कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ फाइल कैसे हो रही है, ये सिखाते हैं। लेकिन ये दो मॉडल्स आए क्यों, क्या है, क्यों इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। चाहे वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि OSI मॉडल जो था, मॉडल वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है। मतलब ये मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये बनाया ही नहीं गया मॉडल, ये इम्प्लीमेंटेशन में आया ही नहीं। OSI नाम का मॉडल, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई ये आपका ये 7 लेयर्स हैं और ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया। ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं गया। ओके, देखो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है या कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे चीज़ें बदलती हैं, ऐसे चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें बदलती हैं का क्या मतलब है। देखो रात को हम सोए, सुबह पता चला हमारे फ़ोन में AI का पर्पल सा सर्कल आने लग गया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आने लग गई। तो चीज़ें बदलती चली गई। ठीक है, अगर हम रात को अभी सोए हैं, सुबह उठ के देखेंगे व्हाट्सएप कुछ नया अपडेट दे रहा है। अब AI का इंडिया, जैसे ChatGPT है वैसे इंडिया का नया AI आ गया, लॉन्च हो चुका है। तो हर वक्त चीज़ें बदल रही है, कुछ कुछ महीनों में चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर किसी बंदे ने मुझे कहा अभी मेरे लिए कोई वेबसाइट बना देना, मैंने कहा 3 महीने लगेंगे भाई। मैंने कहा भाई 3 महीने लगेंगे उसको बनाने में। तो उसने मुझे बता दिया ये काम आपने करना है, ऐसे ऐसे बनाना है, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देना। उस समय पर AI था नहीं, और एकदम से क्या हुआ कि भाई 3 महीने की ड्यूरेशन के बीच में AI आ गया। और हमने तो आपस में सिर्फ बोलचाल में बात की थी, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराया था। अब आ गया AI। जब मैं डिपॉजिट करवाने गई उसको, ये लो भाई तुमने कहा था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब लाओ भाई पैसे दो, अगला तो मुकर गया। कहता है मैंने तो बोला नहीं था, मैंने कहा था AI के फीचर ऐड करना, क्यों नहीं किए, मैं तो नहीं देता पैसे। उसने ऐसा कह दिया। अब तो दिक्कत है ये बात की। तो भाई हमें तो डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि बोली हुई बातों का कोई विश्वास नहीं करता। हमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो भाई इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया लेकिन इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। और ये वाले जो थे, ये वाला मॉडल इम्प्लीमेंटेशन में आया हुआ है और इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई तुम्हें क्या जल्दी पड़ी थी जो तुमने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया? क्यों नहीं बनाया इसका डॉक्यूमेंट? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि इसने आधा काम कर दिया तो हम नहीं करते? भाई ऐसा नहीं हुआ था। ये दोनों अपनी अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, दोनों को ही नहीं पता था कि आधा मैं कर देता हूं तो आधा तुम कर देना, ऐसा नहीं पता था। जब TCP/IP मॉडल लाया गया, इसको लाने वाला था USA का आर्मी। उस समय पे रशिया पावरफुल था और रशिया अटैक कर रहा था अमेरिका पर। तो अमेरिका की जो आर्मी थी उसने ये सोचा कि भाई अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर रहा है तो सबसे पहले वो उसके रास्ते खत्म करेगा। यानी अगर किसी को पता है कि जब मैं इस कंट्री पर अटैक करूंगा तो सबसे पहले ये इस बंदे से मदद मांगेगा और इस बंदे से मदद जो मांगी जाएगी वो इसी रास्ते के द्वारा मांगी जाएगी, तो इस रास्ते को ही खत्म कर दो ना, तो फिर हेल्प मिलेगी ही नहीं और हम इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। यानी जस्ट लाइक लैंडलाइन टेलीफोन, जैसे मैं किसी के घर में चोरी करने जाऊं और उसके घर में लैंडलाइन टेलीफोन लगाओ, तो मुझे पता है ना कि अगर मैं चोरी करने गई तो अगला बंदा फोन घुमाएगा, किसी को बुलाएगा। तो मैंने बाहर से ही तार काट दी, तो मुझे पता था कि ये बंदा किसी को फोन करेगा और उसके लिए ये केबल है, तो हमने उस केबल को ही खत्म कर दिया। तो अब तो वो बंदा फोन ही नहीं कर सकता किसी को। ये आपको पुराने समय पर था, लेकिन आज क्या है, अब मैं किसी के घर में चोरी करने जाऊं तो अब लैंडलाइन टेलीफोन तो है ही नहीं, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो अगला बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, तो मोबाइल यूज कर रहा है तो जब मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है तो इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंटरनेट से फटाक से अगला बंदा कॉल कर देगा किसी को। अब मैं कैसे रोकूंगी उसको, कौन सी तार काटने जाऊंगी मैं? तो भाई अब क्या हुआ कि सेंडर पता है, रिसीवर पता है, लेकिन रास्ता नहीं पता, मैसेज कहां से जा रहा है। यही तो है जब हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो है कि हम सेंडर हैं, जिसको भेज रहे हैं वो रिसीवर है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता मैसेज कहां से जा रहा है। लास्ट टाइम शायद ये पता होगा कि अगला बंदा जियो का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जियो के भी तो बहुत सारे टावर होंगे हमारे सिटी के अंदर, कौन सा टावर तोड़ने जाओगे? दिक्कत है ना ये बात। तो ये चीज लाने वाला TCP/IP मॉडल था, मतलब ये मेरी ड्रॉबैक थी, इसको एडवांटेज में बदला TCP/IP मॉडल ने, जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और TCP/IP मॉडल हमारा इंटरनेट बेस्ड मॉडल है। तो TCP/IP मॉडल क्या लेकर आया कि आपको सेंडर पता हो, रिसीवर पता हो, रास्ता ना पता हो कहां से मैसेज जा रहा है, ये लेकर आया। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो, पहले क्या होता था, हम सिर्फ इंडिया में कम्युनिकेट कर सकते थे, अब तो पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी मैसेज भेजो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, है ना। ये तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये मॉडल्स इसीलिए आए। तो अगर हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं, लेयर्स कैसे काम करती है, कैसा होता है, तो हम इस मॉडल को पढ़ते हैं। लेकिन ये मॉडल तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, सॉरी ये मॉडल का डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, तो इस मॉडल पर हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम OSI मॉडल पढ़ेंगे, मतलब हम लेयर्स की वर्किंग पढ़ेंगे। तो जितने लोगों ने OSI का फुल फॉर्म दिया था वो सब गलत था। और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम्स होता है, और यही गड़बड़ तुम लोग एग्जाम में करते हो, ये सिस्टम्स होता है। और ASI के पेपर में यही क्वेश्चन था, OSI का फुल फॉर्म क्या है, और दोनों फुल फॉर्म दे रखी थी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन भी। तो तुम लोग तो सब लगा कर आ गए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और गलत हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो भाई, ये गलती थी तुम लोगों की, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन है। तो फिलहाल तुम लोगों ने गलत आंसर दिया, सिस्टम्स है। ओके, अभी ठीक है जी। एक तो ये ध्यान रखो, ये आपका मतलब OSI मॉडल पढ़ते हुए पहला क्वेश्चन हमारा PYQ है। उसके बाद इस लेयर के अंदर 7 लेयर्स हैं, और इसे रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है, इसे रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में है, इसीलिए। कहा जाता है। ठीक है जी, TCP/IP की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो OSI की बात करेंगे बस। तो इसे कब बनाया गया था? इसे 1984 में ISO के द्वारा विकसित किया गया था।
विकसित किया गया था। अब इसकी जो 7 लेयर्स हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, और वो है पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए। ट्रेन से पटियाला आए, इनके पहले पहले अल्फाबेट उठा लो और हमारी लेयर्स के नाम बन जाएंगे। पंडित के पी से फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, पहले पहले अल्फाबेट से हमारी लेयर्स के नाम बन जाते हैं। ओके, दिस इज अ ट्रिक टू लर्न ओएसआई मॉडल की लेयर्स। ठीक है जी। कनेक्शन लिखा है, कनेक्शन, कनेक्टेड थोड़ी लिखा है। नीचे लिख देती हूं मैं, इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ये लो। ठीक है, अब बात आती है इनकी लेयर्स की। लेयर कौन कौन सी है, तो कोई भी इन लेयर्स पर नंबर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो लेयर आती है फिजिकल लेयर, पंडित के पी से हो गई फिजिकल लेयर, देना के डी से हो गई डाटा लिंक लेयर, नाथ के एन से हो गया नेटवर्क लेयर, ट्रेन के टी से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, से के एस से हो गया सेशन लेयर, पटियाला के पी से हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, और आई के ए से हो गया एप्लीकेशन लेयर। ये हो गई आपकी ओएसआई मॉडल की लेयर्स। ठीक है जी। बुक्स के बारे में तो मेरे से ना ही पूछवाया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रांजलि का कहना है मैम बुक में तो सिस्टम दे रखा है, आयोग ने तो सिस्टम को गलत कर दिया, आप क्या करोगे? गूगल करो जरा, गूगल क्या कहता है। बुक वाले लोकल राइटर्स हैं, ठीक है, तो काट दो उसको। ओपन सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम्स है। ओके, मैं स्पेशली इस बारे में बता रही हूं कि पिछली बार ही क्वेश्चन आ गया है, तो सिस्टम्स है, सिस्टम नहीं है, उसको सही कर लो। चलिए सुनिए, अब इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहां पर डाटा बनता है, यहां पर सेगमेंट्स बनते हैं, यहां पर पैकेट्स बनते हैं, यहां पर फ्रेम्स बनते हैं, और यहां बिट्स बनते हैं। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, क्या है क्या नहीं है, इन पर बात करेंगे। अब सुनो आगे, ये लेयर्स हो गई, अब इनकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है, ये आपका सेंडर साइड है, मैसेज भेजना है हमको, तो मैसेज जाता कैसे है वो देखते हैं, वो समझते हैं। तो सेंडर साइड पर मेरे पास जो लेयर है वो कौन कौन सी है? पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए। ठीक है, और ऐसे ही रिसीवर साइड पर है, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए। ये मेरा रिसीवर साइड है। मेरी कहानी जरा ध्यान से सुनना, तुम्हें बहुत मदद करेगी इनकी वर्किंग को याद रखने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा, अब हम लोग क्या करेंगे? मैसेज को यहां से यहां भिजवाएंगे, कैसे जाएगा मैसेज उसको समझते हैं। ठीक है, प्लीज मुझे बुक का नाम मत बताओ, मैंने तुम्हें करेक्शन दे दिया है। ठीक है, करेक्शन इज सिस्टम्स, तो सिस्टम है, इसीलिए मुझे मत बताओ। ओके, चलिए सुनिए अब। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हमने मैसेज यहां से वहां कैसे पहुंचाना है। तो हमसे पूछा गया, बताओ भाई ओएसआई मॉडल में सेंडर साइड से पहली लेयर कौन सी है? हमने फटाक से बता दिया, ये सेंडर साइड से पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, आखिरी लेयर फिजिकल लेयर है। अब कहा रिसीवर साइड से बताओ पहली लेयर कौन सी है, मैंने फटाफट से बता दिया, ये है भाई फिजिकल लेयर पहली, एप्लीकेशन लेयर सातवीं। लेकिन लेकिन लेकिन
ये सिर्फ वर्किंग के लिए है 1 से 7 और 1 से 7। मतलब ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि वर्किंग में पहला काम यहां होगा, फिर यहां ऐसे ऐसे करके और यहां चलेगा। लेकिन अब हमसे पूछा गया सीधा कि भाई अब बताओ कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, ये पूछा गया। कौन सी है बताओ। ना मुझसे सेंडर पूछा गया, ना मुझसे रिसीवर पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लिया गया ओएसआई मॉडल की पहली लेयर बता दो। तो कौन सी बता दोगे बताओ, सेंडर वाली या रिसीवर वाली। तो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर मानी जाती है फिजिकल लेयर, याद रख लेना। सेवेंथ लेयर एप्लीकेशन लेयर को माना जाता है। ठीक है जी, ये बातें याद रख लेंगे। थोड़ा सा कलर लाइट ही हो गया, अब यहाँ पे ठीक दिख रहा होगा इसमें। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सभी को। तो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर को ही माना जाता है और सातवीं लेयर को एप्लीकेशन लेयर पर। देखो अब आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया बताओ भाई कि ना पैकेट्स कौन सी लेयर पे बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया पैकेट्स कौन सी लेयर पे बनते हैं, तो आपसे लेयर का नाम नहीं पूछा गया, लेयर का नंबर पूछा गया। तो बताओ कौन सी नंबर वाली लेयर पर बनते हैं, बताओ जी, जल्दी बताओ। क्योंकि मैं आप लोगों को ना सही बता रही होती हूँ, फिर मुझे कहते हो मैम ये वाली पब्लिकेशन की बुक है, मैम ये पब्लिकेशन है, ऐसा है वैसा है, ये सब चल रहे हो, ये सब करते रहते हो तुम लोग, इसलिए मत किया करो ये सब। जब मैंने बता दिया कि ये गलत है, ये गलत है, तो वो गलत है। बताओ जी। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म इसी बार ही आई थी 2025 वाले में। तो लेयर का नंबर पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, तीसरी लेयर। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली बात पता थी इसीलिए। अगर हम ये वाली बात को लेकर चलते कि सेंडर साइड से तो भाई 1 2 3 4 5 पांचवी लेयर है, तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो लेयर का सीक्वेंस है वो ये वाला याद रखना है कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर फिजिकल है और सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर है। ये सिर्फ वर्किंग के लिए है कि जब हम वर्किंग पढ़ते हैं तब कैसे होता है। ठीक है जी, अब चलो आगे, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। आज हमने यही वर्किंग समझनी है। तो मेरे पास एक कंपनी चल रही है, उस कंपनी के अंदर 7 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक कंपनी चल रही है जिसके अंदर 7 लोग काम करते हैं। उस कंपनी का सीईओ है अमित, उसके पास 200 पेजेस की एक फाइल है जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रशांत है, उसके बाद समीर है, उसके बाद तरुण है, फिर नवीन है, फिर देव है, फिर पंकज है। ये 7 एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है जी, अब फाइल भिजवानी है भाई मुझे, कहाँ, इंडिया में। मुझे फाइल पहुंचानी है इंडिया में, XYZ नाम की कंपनी है, यहां पहुंचानी है ये वाली फाइल, ये जो 200 पेजेस की फाइल है जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है। तो ये फाइल कैसे पहुंचेगी यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगी। नहीं, लड़की नहीं रखेंगे हम कंपनी में, लड़कियां रखने से ना थोड़ा सा ध्यान भटक जाएगा, इसीलिए हमें अच्छा काम करवाना है। कह रहे मैम आप कहाँ से पढ़ाते हो कंटेंट, कौन सी बुक से पढ़ाते हो बता दो। दिस इज ओनली एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली एक्सपीरियंस। तानिया मे बी यू आर लेट इन द क्लास। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का पर्पस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यही बताया है। तो आई होप यू आर लेट इन क्लास, तो आप शुरू से देखेंगे तो यू विल गेट टू नो। चलिए।
चलिए सुनिए अब। तो मेरी कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं और अमित जो है वो कंपनी का सीईओ है, उसके पास 200 पेजेस की फाइल है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है और उसको इंडिया में XYZ नाम की कंपनी में ये फाइल भिजवानी है। तो हमेशा याद रखना कि लेयर्स में काम पहली लेयर दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को देगी। जंप नहीं होगा कि पहली लेयर सीधा काम यहां पहुंचा दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब फाइल इस वक्त अमित के पास है, इस वक्त फाइल अमित के पास है। ठीक है, तो वो कंपनी का सीईओ है। जैसे मेरे पास कोई फाइल है, ठीक है, मेरे नहीं, सपोज करो कि मुझे ना कोई कुरियर भिजवाना है, किसी को मुझे कोई कुरियर भिजवाना है, कोई गिफ्ट विफ्ट भिजवाना है, तो मैं मार्केट से खरीद के लेकर आई कोई गिफ्ट। ठीक है, मैं कोई गिफ्ट विफ्ट खरीद के लेकर आई हूँ मार्केट से। अब वो गिफ्ट मेरे पास है ना इस वक्त, तो मैं कौन सी लेयर पे बैठी होंगी? मैं इस एप्लीकेशन लेयर पे बैठी हूँ। यानी अगर मुझे किसी को मैसेज भिजवाना है तो मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करूंगी, मैसेंजर का इस्तेमाल करूंगी, ईमेल का इस्तेमाल करूंगी। तो इस वक्त वो मैसेज मेरे पास है। ठीक है, इस वक्त वो मैसेज मेरे पास है। तो मैं कौन सी लेयर पे बैठी हूं? एप्लीकेशन लेयर पर। तो अगर मैं मार्केट से कोई गिफ्ट लेकर आ गई हूं तो वो गिफ्ट मेरे पास है, तो मैं कौन सी लेयर पे हूं? एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन लेयर का वर्किंग क्या हुआ? तो मुझे क्या समझ में आया कि एप्लीकेशन लेयर पर क्या काम हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर आपका सेंडर है इस वक्त। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर नियरेस्ट टू यूजर है, यानी यूजर के सबसे नजदीक, नियरेस्ट टू यूजर, यानी यूजर के सबसे नजदीक कौन सी लेयर है पूछा गया, तो आपने सीधा कहा कि भाई वो तो एप्लीकेशन लेयर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात की कि अगर मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं मैसेंजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं ईमेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैसेज भेजने के लिए, तो मैं इस वक्त एप्लीकेशन लेयर पर बैठी हूँ। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहां से काम चला गया इसके पास, यानी अब काम चला गया किसके पास? प्रशांत के पास। भाई एक एक करके पहुंचेगी ना फाइल। अब फाइल किसके पास पहुंची है? प्रशांत के पास। यहां से फाइल यहां पहुंची, तो सीईओ के पास फाइल थी, उसने पहुंचा दी प्रशांत के पास। प्रशांत को कहा ले भाई ये फाइल है, इसको देख लो। तो उसने कहा कि अच्छा 200 पेजेस की फाइल है, ठीक है। लेकिन उसने जब इस फाइल को देखा, उसने ये देखा भाई ये तो फ्रेंच में लिखी हुई है और उसको पहुंचानी इंडिया में है, तो इंडिया वालों को तो फ्रेंच आती नहीं होगी, तो क्यों ना इस फाइल को ट्रांसलेट कर दिया जाए, है ना। फाइल को, प्रेजेंटेशन लेयर इसका नाम है, यानी फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदल दिया जाए। यानी जो मैं मार्केट से गिफ्ट लेकर आई थी, ऐसे ही थोड़ी कुरियर भिजवा दूंगी किसी को। अब मैं क्या करूंगी? उसको सुंदर सा गिफ्ट रैप करूंगी ताकि वो सुंदर लगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगे। लेकिन फाइल की प्रेजेंटेबल फॉर्म कौन सी होती है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो यानी मुझे ये बात समझ में आई कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम कर रही है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम कर रही है? फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदल रही है। लेकिन फाइल की प्रेजेंटेबल फॉर्म कौन सी होती है, ये समझो। देखो, अगर मेरे पास कोई एक फाइल है XY, मेरे पास कोई फाइल है XYZ नहीं देंगे, abc.xls, abc.doc, abc.mp3। तो ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? ये तो फाइल का नाम हो गया। ये क्या चीज है? ये सब फाइल की एक्सटेंशन है। क्या है? फाइल की एक्सटेंशन। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि फाइल की एक्सटेंशन क्या बताती है? तो फाइल की एक्सटेंशन बताती है फाइल का टाइप, कि फाइल कौन से टाइप की है। जैसे इसने बताया कि ये एक्सेल की फाइल है, इसने बताया कि ये वर्ड की फाइल है,
इसने बताया कि MP3 ऑडियो फाइल है, यानी इन्होंने बताया कि फाइल का प्रेजेंटेबल फॉर्म कौन सा है। जैसे मेरे पास फाइल कोई फाइल मेरे पास रिसीव हुई है, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको वन ड्राइव पे खोलती हूँ, वर्ड पे खोलती हूँ, PDF पे खोलती हूँ, वो मेरी मर्जी है कि मैं उसे किस प्रेजेंटेबल फॉर्म में ओपन करती हूँ। ठीक है, समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया बात? आगे चलिए। अब तो पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदल रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि प्रेजेंटेशन लेयर पर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कॉम्प्रेशन किया जाता है। अब तुम कहोगे मैम ये कौन सा नया वर्ड उठा लाए हो अब एनक्रिप्शन। दीपिका, इस बात पर मैं जवाब डेफिनेटली दूंगी, अभी रुक जाओ। हाँ जी, तो एनक्रिप्शन क्या होता है? अब ये भाई इसके हिंदी वर्ड तो बड़े मुश्किल हैं, पता नहीं तुम लोग को समझ आएंगे कि नहीं, मैं लिख देती हूँ। एनक्रिप्शन को कूट लेखन कह रहे हैं, ठीक है। और डिक्रिप्शन नहीं है वर्ड मेरे पास, कॉम्प्रेशन है। कॉम्प्रेशन इज संपीड़न। और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। लो भाई, हिंदी में तो मैंने वर्ड्स लिख दिए, लेकिन वर्ड तो बड़े मुश्किल हैं इसके वाले। ये वाले, ओके, तो ये वाले काम ये करता है। लेकिन अब मुझे पता तो होना चाहिए ये एनक्रिप्शन क्या टर्म है, ये डिक्रिप्शन क्या टर्म है, ये कॉम्प्रेशन क्या है, ट्रांसलेशन तो मुझे समझ में आता है कि मैं किसी फाइल को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदल रही हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं एनक्रिप्शन को, एनक्रिप्शन से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी समझते हैं। तो यही लिख रही हूँ टर्म एनक्रिप्शन, समझा रही हूँ, क्वेश्चन बनता है एनक्रिप्शन, यही समझ लेंगे। देखो एनक्रिप्शन हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एनक्रिप्शन व्हाट्सएप में। देखते हैं व्हाट्सएप कह रहा है, व्हाट्सएप बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है योर फाइल इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। क्या सच में एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है? नहीं है भाई, हमारी फाइल कहीं पर भी सेव नहीं है, कोई भी उड़ा लेगा कहीं से भी। पहली बात तो कंपनी उड़ा लेती है, हमारा फोन हमारी जासूसी कर रहा होता है। देखो अगर तुम्हारा फोन बंद है, तुम्हें लगता है तुम्हारा फोन बंद है, उसके बावजूद उसे ये, तुमने कभी ये नोटिस किया है कि आज मेरा मूड बड़ा ऑफ है, तो उसी से रिलेटेड मुझे रील्स दिखने लग जाती है? कभी देखा ये बात? आज मैं बड़ी खुश हूं और मेरी रील्स भी उसी के अकॉर्डिंग आ रही होंगी, नोटिस किया कभी ये चीज? तो हमारा फोन हमारी सिक्योरिटी पूरी तरीके से भंग कर रहा होता है, ठीक है। तो एनक्रिप्शन ऐसा कह रहा है कि भाई तुम्हारी फाइल जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इसका मतलब क्या है वो समझो। सिक्योरिटी का कुछ लेना देना नहीं है इसका, लेकिन एनक्रिप्शन का मतलब समझो। मैंने तुम्हें कहा इसे पढ़ के बताओ क्या लिखा मैंने कहा पढ़ के बताओ भाई क्या लिख दिया मैंने, चलो पढ़ो। मैंने तुम्हें टास्क दिया आज, ये इसको पढ़ के बताओ मैंने क्या लिखा। तुम कहोगे मैम हमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया, कुछ साइन से लिख दिया आपने, हमें नहीं पता चल रहा क्या लिख रहे हो आप, ऐसे कहोगे मुझे। अब मैंने तुम्हें कहा कि भाई जब मैं @ लिखूं तो उसको H में बदल देना, जब @ लिखूं तो H में बदल देना, और जब मैं हैश लिखूं तो उसको E में बदल देना, कॉपीराइट लिखूं तो L में बदल देना, एंड लिखूं तो O में बदल देना। मैंने कहा ऐसे लिखो, ऐसे कर लो। अब तो तुम मुझे फटाफट से बता दोगे, ठीक है। अब तो मुझे आप फटाफट से बता दोगे क्या कि मैम आपने तो ये हेलो लिखा था। तो आपने क्या किया, इसको डीकोड कर लिया, आपने इसको डीकोड कर लिया। लेकिन डीकोड कैसे किया आपने? जब आपको की पता थी तब आप इस चीज को डीकोड कर पाए, यही तो एनक्रिप्शन है, ठीक है। एनक्रिप्शन से मुझे क्या समझ में आया? तो मुझे ये समझ में आया एनक्रिप्शन से कि एनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट था। हेलो क्या था? एक प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इस तरीके में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस। ये क्या था?
इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? ये कुछ मीनिंगलेस है, कुछ भी हो सकता है, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ये इस तरीके से लिखा, कैसे भी लिख सकते हो इसको। तो यानी एनक्रिप्शन क्या होता है टर्म? एनक्रिप्शन में किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है और ये टेक्स्ट मीनिंगलेस होता है पूरे तरीके से, इसी को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर मेरे सामने ये रख दिया गया तो मेरे आंखों के सामने पड़ा होते हुए भी मैं उसको पढ़ नहीं पा रही हूं, तो वो मेरे से सेफ है जब तक मुझे उसकी की नहीं पता चलेगी, और की मैं उसी को बताऊंगी जो मेरा जानकार बंदा होगा, जिसको मैं चाहूंगी कि वो इसको पढ़े। ठीक है, तो वो डिकोड हो पाएगा। ओके, तो यानी एनक्रिप्शन क्या है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना। अब हमारी जो लेयर है, ये वाली लेयर, इस पर हम कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदलती है या ट्रांसलेट करती है, ये बात हम पढ़ रहे हैं। तो एनक्रिप्शन में क्या फाइल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली या नहीं बदली? देखो तो भाई, पहले तो ये इंग्लिश में लिखी हुई थी, अब ये कुछ सिंबल में लिख दी, तो भाई एनक्रिप्शन में फाइल का प्रेजेंटेबल फॉर्म बदला। पहले वो इंग्लिश था, बाद में वो क्या हो गया? कुछ सिंबल की फॉर्म में हो गया। यानी प्रेजेंटेशन लेयर पर एनक्रिप्शन का काम होगा। और डिक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है? जब तुम इस प्लेन टेक्स्ट के कोड के बारे में जान गए हो और आप दोबारा से उसको प्लेन टेक्स्ट में बदल देते हो, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। तो अब आपके पास ये मीनिंगलेस टेक्स्ट है, आपने उसको अब इंग्लिश में बदल दिया, तो यानी आपने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म से उसको दूसरे प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदला, डिक्रिप्शन में भी। तो क्या प्रेजेंटेबल फॉर्म बदला एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में? तो जी हाँ, बदला। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताओगे हाँ या ना, बताइए भाई, फिर मैं कॉम्प्रेशन बताती हूं कि क्या होता है। बताइए जी, बताइए जल्दी। यस नो, जल्दी बताओ। क्लियर, ओके। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब कॉम्प्रेशन की बात आती है। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है? कोई बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, आपने उसको कॉम्प्रेस किया और कहीं पर इंसर्ट किया। तो जब आप कोई कॉम्प्रेस फाइल का इस्तेमाल करते हो तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .zip, .rar, ये इस्तेमाल करते हो आप फाइल एक्सटेंशंस। जिप्ड फाइल है ना, जिप्ड फाइल। जैसे एक फोल्डर है, ये नॉर्मल फोल्डर है, तो नॉर्मल फोल्डर कैसे दिखता है? येलो कलर का लिफाफे के जैसे दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जिप्ड फोल्डर की बात करते हो तो उसके अंदर यहां पर एक जिप बनी हुई आती है, ऐसे ही होता है, यहां पर जिप बनी हुई आती है। तो ये कौन सा फोल्डर है? जिप्ड। और ये कौन सा फोल्डर है? नॉर्मल। तो नॉर्मल और जिप्ड फोल्डर में उनके आइकन में ही चेंज है। तो यानी जब आप किसी लंबी चौड़ी फाइल को कॉम्प्रेस करके कहीं डालोगे तो उसका फॉर्मेट तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि उसकी फाइल एक्सटेंशन ही बदल जाती है। समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे कोई एक बैग है, ठीक है, उसमें 4 कपड़े आ सकते थे, तो तुमने 4 कपड़े उसमें डाले, तो उसका प्रेजेंटेबल फॉर्म यानी उस बैग के दिखने का तरीका नहीं बदलता है। वो बैग अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि उसमें 4 कपड़े आ सकते थे, तुमने उतने ही डाले। मतलब जितनी फाइल की कैपेसिटी थी, जितनी फाइल की कैपेसिटी थी उतनी ही आपने फोल्डर में डाली है, फोल्डर की कैपेसिटी भी उतनी फाइल लेने की थी। लेकिन अब आपने बड़ी फाइल, यानी अब उस बैग में आपने 20 कपड़े ठूस ठूस के भर दिए, तो उसका तो प्रेजेंटेबल फॉर्म ही बिगड़ जाएगा ना बैग का। अब तो बैग वो सीधा साफ सुथरा सा नहीं दिखेगा, इधर से इधर ऐसे दिखेगा ना। ओके, समझ में आ गया? तो यानी कॉम्प्रेशन में भी फाइल का प्रेजेंटेबल फॉर्म बदलता है, और ट्रांसलेशन में भी अगर आप एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलते हो तो भी प्रेजेंटेबल फॉर्म बदलता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ देखो, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ? अब
प्रशांत ने फाइल को फ्रेंच से इंग्लिश में बदल दिया है, तो इंग्लिश में बदल दिया, इतना काम उसने कर दिया है। ओके, अब इंग्लिश में बदलने के बाद अब फाइल पहुंची समीर के पास। समीर क्या करता है, अपने सेम पोजीशन वाले बंदे को रिसीवर में कॉल लगाता है। यानी जैसे मुझे किसी को कुरियर भेजना है, तो मैंने जिसको कुरियर भिजवाना है मैंने उसे कॉल किया, हाँ जी भैया जी आपको ना एक कुरियर भिजवा रही हूँ, जब मिलेगा ना मुझे ना रिप्लाई बैक कर देना कि आपको ठीक ठाक मिल गया है, ठीक है। तो जिसको भी मैं गिफ्ट भिजवाऊंगी तो अगले बंदे को फोन करके बताऊंगी ना एक कुरियर पहुंच रहा है आपके पास, और जब मिलेगा तो अगला भी बोलेगा हाँ जी हाँ मिल गया था जी, कुरियर बड़ा अच्छा था, गिफ्ट बहुत अच्छा था। ऐसे देखो ये करना बड़ा जरूरी है। क्यों, देखो अरे भैया जी जो पढ़ा रही हो पहले वो तो पढ़ लो, लैंडमैन वैन पढ़ लेना पहले, ये तो पढ़ लो पहले, जो समझा रही हूँ पहले उसे तो पढ़ लो, बड़ा कुछ है सिलेबस में। चलो सुनते चलो आगे। नेक्स्ट क्या है कि भाई समीर ने अपने सेम पोजीशन वाले बंदे को कॉल वॉल लगा दिया है। देखो अब ये कॉल लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने किसी को गिफ्ट भिजवाया, और उसे गिफ्ट मिला नहीं, और ना मैंने उसको कॉल करके बताया था अच्छा जी कोई गिफ्ट भेज रही हूं, ना उसने मुझे फोन करके बताया। वो कैसे बताएगा जब उसे पता ही नहीं कि मैंने कोई गिफ्ट भिजवाया था। ओके, अगला बंदा 4 दिन बाद मुझे मिल गया, मैंने कहा अगले ने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला भाई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। इसीलिए सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो एक सिंगल टिक आता है तो हम समझते हैं अच्छा मेरे से सेंड हो गया है, ठीक है। अब 2 टिक आते हैं तो 2 टिक से मुझे पता चलता है अच्छा अगले को रिसीव हो गया है। ब्लू टिक आता है तो समझ में आता है अच्छा उसने मैसेज पढ़ लिया है। फिर हम गुस्सा भी होते हैं अरे उसने दोबारा रिप्लाई नहीं किया मुझे, ऐसे। चलिए, तो सेशन लेयर क्या काम कर रहा है उसको समझिए। अगली लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या कर रही है, ये एक सेशन बना रही है, कम्युनिकेशन बना रही है, किनके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये क्या कर रही है, एस्टैब्लिश सेशन, या आप कह सकते हो कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये काम कर रही है। आगे चलो भाई, सेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे बन रहे हैं सेगमेंट्स, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, और एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं सेगमेंट्स। यानी समीर ने अब फाइल पहुंचा दी है प्रशांत के पास, समीर ने फाइल पहुंचा दी है तरुण के पास। अब तरुण देखता है कि यार 200 पेजेस की फाइल है, ठीक है। अब 200 पेजेस की फाइल है, अब 200 पेजेस की फाइल अगर मैं इकट्ठा भेज दूं, ठीक है, अगर मैं इकट्ठा भेज दूं 200 पेजेस की फाइल और वो गुम हो गई तो क्या होगा, इकट्ठे पूरी फाइल गुम हो गई। तो हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 200 पेजेस की जो फाइल है उसको छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं। तो मेरी जो 200 पेजेस की फाइल थी, एक ही फाइल, उसको मैंने अब क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, 100 पेजेस के। मतलब मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर सेगमेंट्स बनते हैं। तो यहां क्या किया जा रहा है, बड़ी फाइल को छोटे टुकड़ों में बांटा गया। जिन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, सेगमेंट्स, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि यहां पर सेगमेंट, जिन्हें यहां पर सेगमेंट्स बनते हैं। और इस प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेगमेंटेशन।
मुझे बस ये बताओ, क्या आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे काम चल रहा है? जल्दी बताइए। सेशन लेयर का एग्जाम्पल बता तो दिया कि कॉल लगाया जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। ये भी जरा याद रखना, एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं इसे। देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसको दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटने के बाद इसमें 1 और 2 लिखा है। 1 और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि जब ये रिसीवर साइड में पहुंचेगा तो अभी ये टुकड़े हैं, बाद में इनको इकट्ठा भी करोगे तो पहले 100 पेजेस, फिर दूसरे 100 पेजेस, फिर ये इकट्ठे 200 पेजेस हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है जी, आगे समझो अब। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद है नेटवर्क लेयर। अब फाइल पहुंच गई नवीन के पास। ठीक है, अब नवीन क्या करेगा देखो। तो मेरे पास अगर ये सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को आगे जब ये नेटवर्क लेयर पे चला जाता है तब इनको पैकेट्स कहा जाता है। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो जो ट्रांसफर होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। ठीक है, वो किन के फॉर्म में होती है? पैकेट्स के फॉर्म में होती है। तो नेटवर्क लेयर पर आगे क्या काम हो रहा है वो देखिए। नेटवर्क लेयर, अब नेटवर्क लेयर पे बनते हैं पैकेट्स, मतलब जो मेरे सेगमेंट्स थे, छोटे छोटे भाग थे, उन्हीं को अब हम क्या कहेंगे? पैकेट्स। उसके बाद ये जो दो मेरे पास पैकेट्स हैं 100 पेजेस के, 1 और 2, जिन पर लिखा हुआ है, अब मैं अगर इनको ऐसे भेज दूं तो ये किसी के पास पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि इन पर ना तो सेंडर का एड्रेस है और ना ही रिसीवर का एड्रेस है। तो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस तो लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर कोई कुरियर आता है तो उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगाना जरूरी होता है। ओके, तो वो काम कहाँ होगा? नेटवर्क लेयर पर। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही कंप्यूटर के घर का एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस कहाँ लगाए जाते हैं? नेटवर्क लेयर पर लगाए जाते हैं, जिसको हम सेंडर और रिसीवर का एड्रेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नेटवर्किंग डिवाइस काम करता है जिसको हम राउटर कहते हैं। तो यहाँ पर रास्ता भी बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे छोटा और ट्रैफिक फ्री रास्ता कौन सा है, उसको पकड़ो और जाओ। तो ये काम सब नेटवर्क लेयर का है। ओके, सेशन लेयर को सेशन लेयर ही कहते हैं बस। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग होता है। ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग का क्या मतलब होता है? आईपी एड्रेस को कुछ भागों में बांटना। ये क्वेश्चन हरियाणा के पेपर्स में आया हुआ है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग कौन सी लेयर पर होता है, ऐसा पूछा गया। तो डायरेक्ट आंसर होता है कि नेटवर्क लेयर पर किया जाता है। सबनेटिंग का मतलब होता है आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटना। वो कैसे बंटता है वो हम आगे सीखेंगे जब हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस आगे दो भागों में बटेंगे। सबनेट मास्क निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना है कि सबनेटिंग का मतलब होता है आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटना। तो जब भी आईपी एड्रेस की बात आती है तो नेटवर्क लेयर पर किया जाता है। यानी नेटवर्क लेयर पे क्या किया गया, हमारी जो फाइल थी उस पर हमने सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगाया, यानी आईपी एड्रेस, और हमने रास्ता बताया कि यहां से यहां जाने का ये वाला सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलो। इसके बाद फाइल पहुंचा दी गई देव के पास। अब देव ने क्या करना होता है, यानी डाटा लिंक लेयर पर क्या बनते हैं? फ्रेम्स। अब इसे समझो। अब आता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, अब आ रही है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे क्या बनते हैं? फ्रेम्स। अब ये फ्रेम्स क्या होते हैं? देखो, अब आपके ये एनवलप्स हैं, ये आपके दो एनवलप्स हैं। तो जो दो एनवलप्स हैं उस पर आप एक सील लगाते हो, रेड कलर का ठप्पा लगा होता है, या ग्रीन कलर का, या ब्राउन या मैरून सा एक ठप्पा लगा होता है।
दैट इज अ सील, सील्ड है वो एनवेलप, सील्ड पैक है। अगर किसी ने उसको ऐसे ओपन किया होगा, उसमें से कोई पेजेस निकाले होंगे, तो वो अनसील्ड होगा और हमें पता चल जाएगा कि किसी ने उसको ओपन किया हुआ है। जैसे कोई मेडिसिन की बोतल है, तो अगर वो ऊपर से खुली हुई है तो हम बोलेंगे भाई इसका तो इस्तेमाल किया हुआ है, हम नहीं लेते, ये हम नहीं खरीदेंगे, ये अनसील्ड वाली दो, ऐसा हम कहते हैं, राइट। तो यही काम यहां पर है, यही काम यहां पर है। तो यहां पर फ्रेम्स लगाए जाते हैं, यानी वो जो एनवलप्स थे उनको सील पैक कर दिया गया कि अगर इसको किसी ने ओपन किया है तो हमें पता चले कि क्या इसको किसी ने ओपन किया, क्या किसी ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ की है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐसा ये पता चले। तो ये होते हैं फ्रेम्स। और डाटा लिंक लेयर का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो इसका काम है ये वेरी इंपॉर्टेंट कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करता है ये, क्योंकि डाटा लिंक लेयर के बाद लास्ट फिजिकल लेयर है और फिजिकल लेयर के बाद फाइल चली जाएगी रिसीवर के पास, ठीक है, रिसीवर के पास चली जाएगी। तो सब लेयर का काम भी तो चेक करना है कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ये भी चेक करना है। तो वो कौन चेक करता है, डाटा लिंक लेयर चेक करती है। और इस लेयर पर मैक एड्रेस काम करते हैं। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, अब बस ये लॉजिकल होते हैं, ये फिजिकल एड्रेस होते हैं, तो ये अभी आगे टॉपिक आएगा हमारे पास। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं और मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, ठीक है जी। और ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। यही डेफिनेशन है, ये जितना मैं दे रही हूं यही डेफिनेशन है, इससे ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है, जितना लिखा है यही डेफिनेशन है। ओके, आगे चलिए। तो डाटा लिंक लेयर पर फाइल हमारी पहुंच चुकी है। इसके बाद फाइल पहुंचती है पंकज के पास, ठीक है। अब पंकज आपकी लास्ट लेयर है, इसको समझो जरा। अगर पंकज ने फाइल लेकर जाना है यहां से यहां, तो अब पंकज के पास एक सील्ड फाइल आ चुकी है, ठीक है, और उसको रास्ता भी पता है। इसने बताया था ना, नवीन ने रूट बताया था कि यहां से जाना कोई दिक्कत नहीं है, सड़क वड़क साफ सुथरी बनी हुई है, जल्दी पहुंच जाओगे। और नेटवर्क लेयर ने ही उसको बताया था कि ये रिसीवर का एड्रेस है, चले जाओ जाओ। अब ये डिसाइड करेगा कि ये किसके जरिए जाएगा, यानी अब ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं कितना जल्दी पहुंचना है वहां पर। तो इसने डिसाइड किया मैं तो बाइक से जाऊंगा भाई, आराम से जाऊंगा मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं प्लेन से जाऊं, मैं बाइक से जाऊंगा। तो मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया लगेगा। ट्रांसमिट डाटा को करते हो तो उसके लिए मीडियम की जरूरत है। जैसे इसने डिसाइड किया मैं तो बाइक से जाऊंगा, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाइक होगा, ना कि प्लेन होगा। ऐसे ही ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, तो मीडियम लगाना पड़ेगा, वो या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। तो अगर मैंने यहाँ वायर्ड मीडिया लगाया है तो यहाँ रिसीव करने के लिए भी तो वायर्ड मीडिया लगा होना चाहिए। तो यानी पंकज यानी फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पर क्या हो रहा है, फिजिकल लेयर पर डिसाइड हो रहा है ट्रांसमिशन मीडिया। तो यहां पे ट्रांसमिशन मीडिया इज डिसाइडेड, या जो तुम्हें हार्डवेयर लगाने हैं, जो तुम्हें नेटवर्किंग डिवाइस लगाने हैं, जो तुम्हें टोपोलॉजीज लगानी है, वो सब यहां पे डिसाइड होगा। या तुम्हें कोई नेटवर्किंग लगानी है, लैन मैन वैन, वो लगा लो, डिसाइड कर लो कौन सी लगाओगे, वो सब यहां पे डिसाइड होगा, ठीक है। इज डिसाइडेड कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से तुम फाइल को उधर भेजोगे। और यहां पर बिट्स में काम होता है, तो तुम जो मर्जी करते रहो, जब तक फाइल को बिट्स में नहीं बदलोगे तब तक कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहां पर फाइल को बिट्स में बदला जाता है। ये वर्किंग है। अब इसको समझते हैं पूरा प्रॉपर, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ लिया, यहां से समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। सुनिए, तो अब सेंडर से मुझे फाइल रिसीवर तक पहुंचानी है, फाइल यहां से यहां जानी है, कैसे जाएगी।
तो अमित कंपनी का सीईओ था, उसके पास फाइल थी 200 पेजेस की। फाइल उसने दी प्रशांत को। प्रशांत ने देखा कि भाई फाइल जो है वो फ्रेंच में लिखी है, पहुंचानी यहाँ इंडिया में है, इंडिया वालों को फ्रेंच नहीं आती, तो क्यों ना उसको कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में। तो उन्होंने फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदल दिया, यानी ट्रांसलेशन कर दिया। उसके बाद फाइल पहुंच गई समीर के पास। समीर ने क्या किया, अपने सेम पोजीशन वाले को, रिसीवर को, जिसको फाइल रिसीव होनी थी, उसे कॉल लगा दिया कि भाई मैं फाइल भिजवा रहा हूं, जब तुम्हें मिले मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद फाइल पहुंची तरुण के पास। तरुण ने देखा बहुत बड़ी फाइल है, क्यों ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ताकि फाइल गुम ना हो। एक साथ भेजेंगे तो कहीं गुम हो गई तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेगमेंटेशन का प्रोसेस किया। फिर पहुंची फाइल नवीन के पास। जब फाइल नवीन के पास पहुंच जाती है, यानी नेटवर्क लेयर पे पहुंच जाती है, तब उनको पैकेट्स का नाम दे दिया जाता है। तो हमारी जो फाइल ट्रांसफर होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ओके। अब इसने क्या किया, उन फाइल्स पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगा दिया, और इसने रूट बता दिया कि भाई यहां से वहां फाइल कैसे जाएगी, वो बता दिया। उसके बाद फाइल पहुंची यहां पर। अब भाई लास्ट है, बस फाइल पहुंचेगी तो सबका काम भी तो चेक करो, सबने किया या नहीं, कोई एरर वेरर है तो वापस भेजो, फाइल सही करो भाई इसे, है ना। चलो आगे। तो फाइल को इसने क्या किया, इसने फाइल को क्या किया, इसमें से एरर निकाले, देखे, चेक किया, ठीक है, और उसको सील कर दिया, फ्रेम लगा दिए। उसके बाद फाइल पहुंची पंकज के पास। अब पंकज डिसाइड करेगा कि भाई मैं वायर्ड मीडिया भेजूंगा, लगाऊंगा, या वायरलेस लगाऊंगा, या किस हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी मुझे फाइल को प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो उसने डिसाइड किया भाई मैं वायर्ड मीडिया लगाऊंगा। तो यहां पर भी रिसीव करने के लिए वायर्ड मीडिया ही लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी वायर्ड मीडिया लगा था रिसीव करने के लिए। फाइल हो गई रिसीव। अब यहां पहुंची फाइल, तो यहां पर क्या किया गया था, फ्रेम्स लगाए गए थे। अगर मुझे कुरियर मिलता है, मैं सबसे पहले उसको फाड़ूंगी। अमेजोन से कुरियर आया, मैंने सबसे पहले उसकी जो ऊपर लगा होता है कुरियर पर, वो सबसे पहले फाड़ा भाई। तो मतलब आपने क्या किया, उसको अनसील कर दिया, फ्रेम जो लगा हुआ था उसको अनसील कर दिया। उसके बाद यहां पर पहुंचा। यहां पर क्या होता है, यहां सेंडर रिसीवर का एड्रेस लगता है। यहां पर आप क्या करोगे, रिसीवर एड्रेस चेक करोगे, क्या मेरा ही एड्रेस था या नहीं, कहीं गलत वलत फाइल तो नहीं पहुंच गई, मेरा ही था ना फाइल। तो रिसीवर एड्रेस चेक किया। यहां क्या किया था, फाइल को टुकड़ों में बांटा था। यहां पर क्या करोगे, फाइल को इकट्ठा करोगे, पहले 100 पेज, फिर दूसरे 100 पेज, 200 पेज पूरे। यहां क्या किया था, इसको कॉल लगाई थी। अब इसे फाइल रिसीव हो गई, ये इसे कॉल बैक करेगा, हाँ जी भैया जी फाइल रिसीव हो गई है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मैंने जिसको कुरियर भिजवाया था, फाइल उसके पास है, गिफ्ट उसके पास है, अब उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे गिफ्ट के साथ, डस्टबिन में डाले, घर में सजाए, किसी और को फॉरवर्ड करे, उसकी मर्जी। यानी जब मुझे फाइल रिसीव हो गई है, व्हाट्सएप पर मेरे पास फाइल आ चुकी है, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसको ओपन विद कैसे करती हूँ। ओपन विद उस फाइल को कर रही हूं तो मैंने पीडीएफ में किया, वन ड्राइव में किया, वर्ड में किया, एक्सेल में किया, वो मेरी मर्जी है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म देती हूं। फिर मैं ही थी रिसीवर जिसको फाइल दिखती है और मैं फाइल को पढ़ती हूं। हाँ जी, अब बताओ समझ आ गया। दिस वॉज योर ओएसआई मॉडल। अब हो जाता है कंप्लीट। अब हम एनक्रिप्शन पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे बताओ, ओएसआई मॉडल समझ आ गया? मुझे पता है ऐसा तुम लोगों ने ओएसआई मॉडल कभी नहीं पढ़ा, आई नो। समझ आ गया, दैट्स इट। तो आपको अगर वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप उसको एनक्रिप्शन तो प्रोवाइड करते हो ना। कौन से ईयर में कौन आया, तो आलोक तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि ओएसआई का मैम फुल फॉर्म कब आया, ये पूछ रहे थे। 2025 में जो पेपर हुआ था एसआई एएसआई वाला, वो, ठीक है, वो वाला, उसमें आया था। चलो। और एक गर्ल मुझे कह रही थी, मैम आपने ये सारे बॉयज के नाम क्यों लिखे हैं, क्या गर्ल्स अच्छा काम नहीं करती? भाई गर्ल्स क्या, गर्ल्स तो बहुत महारथी है, गर्ल्स तो, गर्ल्स से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। वुमेन इज वुमेन, ठीक है, तभी उसको सुपर वुमेन कहा जाता है। चलो सबको समझ में आ गया। अब एनक्रिप्शन पढ़ते हैं, चलो।
क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस सेट में लाऊंगी, शायद इस बार सैटरडे को ही प्रैक्टिस सेट आ जाए, क्योंकि संडे को मैं बिजी हूँ, संडे को मैं इस बार प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाऊंगी, तो मैं सैटरडे को ही ले आऊंगी, ये काम करूंगी मैं। ठीक है, चलो आगे चले। सुनो, अब एनक्रिप्शन पढ़ते हैं। तो इनक्रिप्शन में मुझे क्या समझ में आता है, इनक्रिप्शन जरूरी है पढ़ना। इनक्रिप्शन मुझे ये समझ में आता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सुनो और समझो। एनक्रिप्शन मुझे ये समझ में आया कि एनक्रिप्शन में किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है। आज क्लास थोड़ी सी लंबी रखूंगी मैं तुम लोगों की, मेरी आज एलटी वालों की क्लास नहीं है, उनकी तो आज मैंने यूजीसी की मैराथन ले ली है। हाँ, चलो अब सुनो। टाइम, आज क्लास लंबी रहेगी, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि अगली क्लास मेरी एलटी की होती है, आज है नहीं। आज उनकी मैंने सुबह ही मैराथन ले लिया, इसीलिए। तो एनक्रिप्शन क्या है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना। तो प्लेन टेक्स्ट का मैंने अभी मतलब समझाया कि हेलो लिखा हुआ था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसी मीनिंगलेस टेक्स्ट में, मीनिंगलेस टेक्स्ट में। और मीनिंगलेस टेक्स्ट कैसा था, कुछ ऐसा, ऐसा टेक्स्ट था मीनिंगलेस टेक्स्ट। ठीक है, और डिक्रिप्ट करना मतलब क्या होता है, इसको दोबारा साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलना, डीकोड करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। अब आगे यहां क्वेश्चन बनता है कि एनक्रिप्शन के दो टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन बनता है। टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन होते हैं, बड़ा इजी है ये भी। टू टाइप ऑफ एनक्रिप्शन है। कौन कौन से दो टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं वो देखिए। तो एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक। कोई बात नहीं, जिसको क्लास लगानी है वो क्लास लगा लो। ठीक है, जो क्लास लगाना चाहता है वो लगा लो, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई बात नहीं। ज्यादा तो नहीं, 15-20 मिनट ही और पढ़ाऊंगी मैं। चलिए, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इसको समझिए। अब क्या होता है ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक में आप सिंगल की का इस्तेमाल करते हो, सिंगल की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, सिंगल की का, टू की का क्या मतलब है। देखो, आप ऐसा समझिए कि जिसने जो क्लास लगानी है वो क्लास लगा लो, आप बाद में इसको पढ़ लेना। ठीक है, सुनो। अब सिमेट्रिक में एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, एनक्रिप्शन मतलब लॉक लगाना, ऐसे मान लो, और डिक्रिप्ट करना मतलब अनलॉक करना, ऐसे मान लो। तो मेरा जो घर का दरवाजा है, मेरा जो घर का मेन गेट है, उसको ताला लगाना मतलब एनक्रिप्ट करना, और उसको खोलना है, यानी ताले को खोलना मतलब डिक्रिप्ट करना। ठीक है, तो उस गेट को ताला लगाने की चाबी और उसको खोलने की चाबी एक है, ये कहता है सिमेट्रिक। सिंपल, इसमें पॉइंट ही यही है, यही पॉइंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सी टाइप की इंक्रिप्शन है जिसके अंदर सिंगल की का इस्तेमाल किया जाता है, वो सिमेट्रिक है। मतलब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने की एक ही चाबी है। ओके, और जब हम कहते हैं कि उस चाबी को हमने पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर के लॉक लगाकर चाबी मोहल्ले में बांट दो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि घर के जो 4 ऑथराइज्ड मेंबर्स हैं उनके बीच में वो पब्लिक है, ये मतलब होता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलो एसिमेट्रिक के बारे में। एसिमेट्रिक को हम क्या कहते हैं, पब्लिक की एनक्रिप्शन कहते हैं इसे, इसे पब्लिक की एनक्रिप्शन कहा जाता है।
और इसके अंदर 2 कीज का इस्तेमाल किया जाता है। 2 कीज आर यूज्ड। एक की जो है उसको आप रखते हो पब्लिक, जो एन्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब जो घर को अब ताला लगाने वाली चाबी है, उस ताला लगाने की अथॉरिटी सबके पास है। घर के चारों मेंबर्स को आपने चाबी दे रखी है कि भाई घर को ताला लगा दो, लॉक करने की। लेकिन जो सेकंड की है, जो दूसरी की है, वो प्राइवेट है और वो डिक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है। यानी घर को खोलने की जो चाबी है वो सिर्फ घर के हेड ऑफ द फैमिली के पास है। ताला लगाने की अथॉरिटी सबके पास है। सब मतलब कौन है? घर के ऑथराइज लोग। लेकिन घर को खोलने की जो चाबी है, सेकंड की जो है, वो प्राइवेट रखी है। यानी वो घर के चारों मेंबर्स के पास नहीं है, वो घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है, फादर है जैसे, सिर्फ उन्हीं के पास है। बस ये मतलब है। यहां पर क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि सिंगल की किस में इस्तेमाल की जाती है? सिमेट्रिक में। कौन सा ऐसा एन्क्रिप्शन का टाइप है जिसमें 2 कीज का इस्तेमाल किया जाता है? एसिमेट्रिक। किसको पब्लिक की एन्क्रिप्शन कहते हैं? एसिमेट्रिक। ओके, ये अब इनको कोड और डीकोड करने के लिए, कीज के लिए हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। उन एल्गोरिथम्स के हमें सिर्फ फुल फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। तो लिख लीजिए इन एल्गोरिथम का फुल फॉर्म। AES, DES, इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं कभी कभी, ये लिख लो। AES मतलब एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। दूसरा है DES, DES डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और तीसरा है RSA। RSA का फुल फॉर्म है रिवर्स्ड शामिर एंड एडलेमैन। ये इनका फुल फॉर्म है। यहां पर ना इनका फुल फॉर्म क्वेश्चन आ जाता है और आपसे ऐसा पूछा गया कौन सा एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम है जिसका आपने इस्तेमाल किया जहां पर आप सिंगल की एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई AES और DES ये दोनों के दोनों क्या है? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और RSA का इस्तेमाल आप कहां करते हो? RSA एसिमेट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये याद कर लीजिए पॉइंट। ये था आपका एनक्रिप्शन टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पर। चलिए अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। वो बच्चा कहाँ है क्लास में, कह रहा था मुझे मैम टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग लैन मैन वैन नहीं है क्या? है, ये देखो आ गया लैन मैन वैन। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो 4 तरीके की टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है हमारे पास। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, पहले मैं अपने की पॉइंट में समझा देती हूँ, फिर आपको नोट्स में पढ़वा दूंगी। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में आता है लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है मैन। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके बाद है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बाद है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये टाइप्स हैं इसके।
एक्चुअल में इनको जो लगाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लगाया जाता है। इनको जो लगाया जाता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास कभी क्वेश्चन नहीं आता कि बताओ भाई मैन का डिस्टेंस रेंज कितना है, क्या ये 100 किलोमीटर पे काम करता है या नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। गोपाल जी, आपकी यूपी जीके की क्लास है तो आप प्लीज यूपी जीके की क्लास अटेंड कर लो। मैं अपना टॉपिक फिनिश करने के बाद ही क्लास फिनिश करूंगी आज। ओके, क्योंकि मेरे पास आज वक्त है तो मैं आज पढ़ा सकती हूँ। और जब एग्जाम बिल्कुल सर पर आ जाएगा तो मैं अगर इकट्ठी क्लासेस लेने लगी तो कोई फायदा नहीं है। तो आज वक्त है तो पढ़ लो। सुनिए, तो लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहाँ मिलता है? ये स्कूल्स में मिलता है, यूनिवर्सिटीज में मिलता है, ऑफिसेज में मिलता है, कॉलेजेस में मिलता है। मतलब एक बिल्डिंग, विद इन अ बिल्डिंग कह सकते हो आप, विद इन अ बिल्डिंग। जैसे आपकी स्कूल की लैब्स है, स्कूल की लैब्स आप देखते हो, ठीक है। स्कूल की लैब में एक टीचर है, टीचर का पीसी है, उसके साथ बच्चों का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम केबल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ब्रॉडबैंड का डब्बा है, तो ब्रॉडबैंड के डब्बे के साथ एक तार मिलती है, या तो हम वायरलेस तरीके से जोड़ते हैं या तार मिलती है इंटरनेट की, जिसको हम अपने सीपीयू पर या लैपटॉप पे जोड़ते हैं, तो उसको हम ईथरनेट केबल कहते हैं। ये बातें मेरी जरा ध्यान से सुनना, ये जस्ट एग्जाम्पल नहीं है, इन पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनते चलो क्वेश्चंस। तो अगर हम विद इन अ बिल्डिंग की बात करें, जैसे आरडब्ल्यूए का ऑफिस है, वो कहाँ पर है? आरडब्ल्यूए का ऑफिस नोएडा में है। तो नोएडा में उनकी 3 फ्लोर्स है, तो तीनों फ्लोर में जो पीसी लगे होंगे उनको किससे कैसे जोड़ोगे आपस में? उसको जोड़ोगे लैन से जोड़ोगे, ठीक है। तो यानी लैन कहाँ मिल रहा है? स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, यानी विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंतर्गत मिलता है हमें। लैन को आगे 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। जो वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वायर्ड लैन को कहा जाता है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? जो ब्रॉडबैंड के साथ, मुझे ब्रॉडबैंड का डब्बा है जो, उसके साथ मुझे एक इंटरनेट की तार मिली है, उसको हम कहते हैं ईथरनेट केबल। और वो कितने बिट्स की होती है? तो ईथरनेट होती है आपकी 48 बिट्स की, ठीक है। ईथरनेट कितने की होती है? 48 बिट्स की। इसके बाद आती है बात वायरलेस की। वायरलेस वाला डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी मैं फोटो दिखाती हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये दिख रहा है सभी को इमेज में? देखिए, ये वायर्स दिख रही हैं सभी को, ये ठीक है, ये वाली वायर्स। अब ये तुमने देखी होगी, इसके आगे ये वाइट सा लगा हुआ है, ये वाइट सा लगा हुआ है, ये यही तो हम कनेक्ट करते हैं ना आगे। इसी को हम क्या कहते हैं? ईथरनेट पॉट कहते हैं हम इसको, ईथरनेट पॉट। और ये जो केबल है इसको ईथरनेट बोलते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब बात आती है मैन की। मैन का जो एग्जाम्पल है वो है केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क, ये इसका एग्जाम्पल है, केबल टीवी नेटवर्क। तो यानी ये किसको कनेक्ट करेगा? सिटी टू सिटी, शहर से शहर को जोड़ता है। केबल टीवी का नेटवर्क मुझे याद आता है ये वाला, हाँ, RJ45 ठीक बोला कविता पटेल, RJ45 वाला भी ठीक बोला। ये सुनिए, अभी इस बात को सुनिए। जैसे आप बात कर रहे हो, नहीं मैं ही बता रही हूँ। हाँ, जैसे अंबाला में मैं रहती हूँ, तो अंबाला में फास्टवे का यूज होता है, ये केबल कनेक्शन, फास्टवे का इस्तेमाल होता है केबल कनेक्शन। और वो फास्टवे जो है उसका हेड ऑफिस है लुधियाना। तो लुधियाना से उन्होंने अंबाला में या पूरे हरियाणा में अपना केबल का कनेक्शन फैला रखा है। तो कहने को 2 सिटी है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कह दिया कि मैन जो है एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहा है,
लेकिन मैं इसी बात पर कहूं आपको कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ लो मैन से, तो क्या आप जोड़ पाओगे? तो आप कहोगे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि उनका डिस्टेंस, उनका एरिया बहुत ज्यादा है। और जब मैंने शुरू किया था मैंने तभी बताया था कि इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस होती है। तो चाहे आपने लुधियाना से अंबाला को जोड़ा तो उसका डिस्टेंस कवरेज इतना होगा जिसमें आप मैन को जोड़ सकते होगे। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं आता। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, शहर से शहर को जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो हम सीधा कहेंगे मैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ कंप्यूटर्स एक बिल्डिंग में लगे हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? लैन का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो इंटरनेट ने तो पूरे दुनिया को जोड़ा हुआ है आपस में। तो यानी सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कौन जोड़ता है? वो है वैन। तो ये लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को जोड़ता है, लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है ये। इसके बाद बात आती है पैन की। पैन के भी आगे दो पार्ट्स हैं। मैं नेक्स्ट पेज में पैन को बता देती हूँ। पैन को आगे दो भागों में बांटा जाता है, वायर्ड और वायरलेस। जो वायर्ड पैन है उसका एग्जाम्पल है यूएसबी, और जो वायरलेस है उसका एग्जाम्पल है वाईफाई और ब्लूटूथ। वाईफाई और ब्लूटूथ। अब मुझे आप यूएसबी और वाईफाई का फुल फॉर्म बताएंगे। चलो बताओ जल्दी, वाईफाई का फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? बता दो फटाफट से। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक है जी। पैन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है। अगर तुम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लूटूथ का ही देख लो या वाईफाई का देख लो। वाईफाई में मेरे पास सिर्फ मेरे नीचे वाले रूम्स में वाईफाई का कनेक्शन आता है, अगर मैं ऊपर में चाहूं तो नहीं आएगा। ब्लूटूथ में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे ज्यादा कम कौन सा होता है? पैन का डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है जी। अब इन्हें पढ़ लीजिए। लैन वाला लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग के अंदर फैला और एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत चलने वाला कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। आमतौर पर लैन किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कवर करता है। लैन से जुड़े सिस्टम की संख्या कम से कम 2 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 16 मिलियन, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हो तुम इसमें। लैन एंड यूजर्स के बीच रिसोर्स शेयर करने का काम का तरीका देता है। प्रिंटर, फाइल सर्वर, स्कैनर और इंटरनेट जैसे रिसोर्स कंप्यूटर के बीच आसानी से शेयर किए जा सकते हैं। लैन एक साथ वायर्ड, वायरलेस या दोनों तरह से हो सकता है। और इसकी कवरेज रेंज कितनी है? एक कमरा, बिल्डिंग या छोटा कैंपस। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, अच्छा ये रहा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आमतौर पर केबल टीवी नेटवर्क की तरह पूरे शहर में फैला होता है। इसकी कवरेज रेंज कितनी है? शहर या बड़ा कस्बा। एक मिनट, वैन वर्ल्ड वाइड एरिया कब से हो गया? गलत बता रहे हो कुलदीप। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े एरिया को कवर करता है जो कई राज्यों और पूरे देश में भी फैल सकता है। आमतौर पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। ये नेटवर्क मैन और लैन को कनेक्टिविटी देते हैं। और इनका कवरेज रेंज कौन सा है? देश, महाद्वीप या ग्लोबल।
पैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो यूजर के लिए बहुत पर्सनल होता है। इसमें ब्लूटूथ वाले डिवाइस या इंफ्रारेड वाले डिवाइस शामिल हो सकते हैं। पैन को कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर तक होती है, मतलब सबसे कम है। पैन में वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, ब्लूटूथ वाले हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर और टीवी रिमोट शामिल हो सकते हैं। इनकी कवरेज रेंज 1 से 10 मीटर होती है। ओके, तो ये था अब आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने OSI मॉडल और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग ये 2 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे। कल तो 1 घंटे का ही समय होगा, तो कल TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, TCP/IP मॉडल, एड्रेसिंग, उसके बाद एक बैंडविड्थ और कुछ डेफिनेशंस का एक टॉपिक और आएगा। हाँ, भेज देना मुझे, कोई बात नहीं। बूलियन अलजेब्रा के कोई डाउट है मुझे टेलीग्राम पे भेज दो, मैं रिवर्ट तो करती हूँ। हाँ, सेशन एक्सपायर्ड, ये मैसेज सेशन लेयर की तरफ से आता है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।